Hello everyone, welcome to Sculpt Academy. From today we are going to start a new lecture series on technologies that is प्रौद्योगिकी. प्रौद्योगिकी यूपीएससी एमपीपीएससी दोनों के सिलेबस में एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, प्रीलिम्स में भी एज वेल एज मेंस में भी. आज के इस लेक्चर में हम बात करेंगे स्पेस टेक्नोलॉजी के ऊपर, दैट इज अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी. एंड साथ ही साथ ये बेसिक इंट्रोडक्शन लेक्चर है जिसमें हम बात करेंगे व्हाट इज स्पेस टेक्नोलॉजी, अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी क्या है, एंड इंडियन स्पेस प्रोग्राम, भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम. ये एमपीपीएससी यूपीएससी दोनों की प्रीलिम्स एग्जाम के लिए भी एक इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है या इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसलिए आप जरूर इस पूरे लेक्चर को अंत तक देखिए. बहुत सारे फैक्ट्स मैंने कवर करने की कोशिश की है लेक्चर सीरीज के अंदर. आइए स्टार्ट करते हैं आंसर राइटिंग चैलेंज के साथ. आज की जो 3 मार्कर्स है एमपीपीएससी एस्पिरेंट्स के लिए, दैट इज व्हाट इज स्पेस टेक्नोलॉजी. 5 मार्कर्स एंड 6 मार्कर है पोलर सैटेलाइट्स एंड देयर यूजफुलनेस, ऑलरेडी आस्क्ड इन एमपीपीएससी 2018. राइट शॉर्ट नोट ऑन इंडियन स्पेस प्रोग्राम एंड लिस्ट वेरियस एप्लीकेशंस ऑफ स्पेस टेक्नोलॉजी. तो ये आज के क्वेश्चंस हैं. इन क्वेश्चंस के आंसर्स आप नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, हम वहां पर जाके इन आंसर्स को जरूर आपकी इवैल्यूएट करेंगे. साथ ही साथ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरे टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दे के रखा है, दैट इज स्कल्प्ट अकेडमी. आप वहां उस टेलीग्राम ग्रुप के लिंक को फॉलो करके मेरे टेलीग्राम चैनल पर भी, टेलीग्राम ग्रुप पर भी इन क्वेश्चंस के आंसर्स पोस्ट कर सकते हैं ताकि हम वहां पर भी जाके इनको इवैल्यूएट कर सकें. अगर आपने अभी तक भी मेरे लेक्चर सीरीज को या इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर द चैनल एज मच एज यू कैन, सो दैट वी कैन रीच आउट मोर सच सीरियस एस्पिरेंट. आपके जैसे ऐसे बहुत सारे सीरियस एस्पिरेंट जो कि जिनके लिए ये लेक्चर सीरीज इंपॉर्टेंट हो सकती है, उन तक हम हमारी पहुंच बढ़ा सकें. आइए स्टार्ट करते हैं बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ कि अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी क्या है, व्हाट इज स्पेस टेक्नोलॉजी के साथ. तो बेसिकली स्पेस टेक्नोलॉजी इज अ साइंस डेवलप्ड बाय स्पेस साइंसेज एंड एरोस्पेस इंडस्ट्री फॉर यूजिंग आउटर स्पेस फॉर द बेनिफिट ऑफ ह्यूमन एंड स्पेस एक्सप्लोरेशन. देखिए, अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी अंतरिक्ष वैज्ञानिकों के द्वारा डेवलप किया गया एक टेक्नोलॉजी है जो कि एरोस्पेस इंडस्ट्री के द्वारा और अंतरिक्ष वैज्ञानिकों के द्वारा डेवलप किया है. और ऑब्जेक्टिव क्या है इसके? मानव के कल्याण के लिए और साथ ही साथ अंतरिक्ष को और ज्यादा एक्सप्लोर करने के लिए इसको डेवलप किया गया है. अगर आप देखेंगे तो यहां पर एक आउटर स्पेस या स्पेस शब्द का इस्तेमाल बार बार हो रहा है, तो हमारे दिमाग में क्वेश्चन आना चाहिए कि व्हाट इज दिस स्पेस और व्हाट इज दिस आउटर स्पेस. तो आइए हम समझते हैं व्हाट इज आउटर स्पेस, जो अंतरिक्ष का एक ऐसा पोर्शन जो कि हमको हेल्प करने वाला है, दैट इज स्पेस टेक्नोलॉजी के माध्यम से. तो हम पहले समझे कि आउटर स्पेस क्या है. देखिए, अगर हम देखें तो अगर ये हमारी पृथ्वी है तो पृथ्वी के आसपास, जैसे आप सब लोगों को पता है, वायुमंडल की एक परत होती है और वायुमंडल की परत में बेसिकली हम सैटेलाइट्स को लोकेट नहीं कर सकते. क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि वायुमंडल की परत के अंदर अगर हम सैटेलाइट्स को लोकेट करेंगे तो जलने का डर है, क्योंकि एटमॉस्फेयर की हवा से जब तेज मूविंग सैटेलाइट्स टकराएंगे तो दे कैन फ्यूल अप, दे कैन लाइट अप, इग्नाइट हो जाएंगे, जल जाएंगे, खत्म हो जाएंगे, डिस्ट्रॉय हो जाएंगे. इसलिए आउटर स्पेस में हम उनको इंस्टॉल करते हैं. और ये आउटर स्पेस क्या है, कैसे डिफाइन किया जाता है, उसको समझते हैं. देखिए, अर्थ से लगभग 100 किलोमीटर ऊपर एक रेखा है, एक इमेजिनरी बाउंड्री है. ये इमेजिनरी बाउंड्री ये सिग्निफाई करती है कि इसके बाद में एटमॉस्फेयर का जो एग्जिस्टेंस है वो लगभग खत्म हो चुका है. मतलब एटमॉस्फेरिक एयर्स आर नॉट दैट मच डोमिनेंट इन दिस एरिया आफ्टर 100 किलोमीटर्स. जिसके पहले हम देखें तो बहुत सारी लेयर्स आ जाती है एटमॉस्फेयर की, जिसमें हम ट्रोपोस्फीयर पढ़ते हैं, तो अपना स्ट्रेटोस्फीयर पढ़ते हैं, आइनोस्फीयर पढ़ते हैं. लेकिन ये एग्जोस्फीयर वाला जो स्टेज है, यहाँ पर जाते जाते एयर की डेंसिटी, एटमॉस्फेयर का जो डेंसिटी है, एयर का जो एनवलप है, वो बहुत ज़्यादा रेयर हो जाता है. और इसके बाद हम बोल सकते हैं एक तरीके से वैक्यूम कंडीशन डेवलप हो चुकी है. इसलिए वैक्यूम वाले एरिया में अगर हम देखें तो वहाँ पर आसानी से हम हमारे स्पेस टेक्नोलॉजी, स्पेस क्राफ्ट को इंस्टॉल कर सकते हैं. ये 100 किलोमीटर के ऊपर की रेखा का नाम क्या है? व्हाट इज दिस लाइन नोन एज? दिस लाइन इज नोन एज कारमन लाइन. कारमन लाइन का बारे में बताना इसलिए जरूरी था क्योंकि यही डिमार्केट करती है आउटर स्पेस को और एटमॉस्फेयर को. कारमन लाइन के ऊपर जितना भी एरिया है दैट इज टर्म्ड एज आउटर स्पेस. और इसी आउटर स्पेस में हमारे सारे के सारे स्पेस टेक्नोलॉजी रिलेटेड उपकरण इंस्टॉल किए जाते हैं. आउटर स्पेस इज अ जोन दैट occurs between 100 kilometers, about 100 kilometers above the planet, that is Kármán line के ऊपर, where there is no appreciable air to breathe and to scatter light, or in other words, where the atmosphere of Earth ends. It is an endless vacuum between celestial bodies. दो celestial bodies के बीच में endless vacuum है जिसको हम outer space बोलते हैं.
ये स्पेस बेसिकली 1950s या हम बोले तो 1935 के पहले अनयूटिलाइज स्पेस थी, जिसके ऊपर कोई चर्चा होती नहीं थी। लेकिन बाद में साइंटिस्ट ने धीरे धीरे कोशिश करी कि इस पर्टिकुलर एरिया को हम यूज करके मानव कल्याण के लिए कुछ काम कर सकते हैं, जैसे कि कम्युनिकेशन करना और बेसिक दूसरे ऑपरेशंस करना, जिसको हम इस स्लाइड में समझने की कोशिश करेंगे क्या क्या एप्लीकेशन है। देखिए, सैटेलाइट कम्युनिकेशन मतलब टेलीमेडिसिन, टेलीकम्युनिकेशन, DTH सर्विसेज, तो ये जितनी भी सर्विसेज हैं ये सैटेलाइट कम्युनिकेशन के माध्यम से साक्षर हो पाती है। इसके बाद नेविगेशन सर्विसेज, GPS, IRNSS जिसको हम नाविक भी बोलते हैं, ये भी स्पेस टेक्नोलॉजी का एप्लीकेशन है। नेक्स्ट इज अर्थ ऑब्जर्वेशन, पृथ्वी को ऑब्जर्व करना। क्लाइमेटोलॉजी एंड मेट्रोलॉजी, जिसके कारण हम हमारे आज के वेदर को प्रेडिक्ट कर सकते हैं, क्लाइमेटिक कंडीशन को प्रेडिक्ट करते हैं। रिमोट सेंसिंग, रिमोट सेंसिंग मतलब हम दूर से ही बैठे बैठे किसी एरिया के बारे में कुछ चीजें जान सकते हैं, दैट इज नोन एज रिमोट सेंसिंग। इसके बाद हम एप्लीकेशन की बात करें तो स्पेस एक्सप्लोरेशन, बाहर के प्लैनेट, जैसे हमने मंगल ग्रह को एक्सप्लोर किया, ऐसे मून को एक्सप्लोर किया, तो स्पेस एक्सप्लोरेशन इज ऑल्सो एन एप्लीकेशन ऑफ स्पेस टेक्नोलॉजी। डिजास्टर मैनेजमेंट, डिजास्टर मैनेजमेंट को हम पहले से डिजास्टर को प्रेडिक्ट कर लेते हैं कि फ्लड कहां पे आने वाले, सुनामी कहां पे आने वाली, दैट इज ऑल्सो एन एप्लीकेशन। स्पेशल प्लानिंग, अर्बन डेवलपमेंट को, अर्बन एरिया को प्लान करने के लिए आजकल हम स्पेस टेक्नोलॉजी का यूज करते हैं। इसके अलावा कुछ और यूजेस हैं, जैसे रिसोर्स मैपिंग, कहां पर वाटर रिसोर्स है, कहां पर मिनरल्स हैं, उनको मैप करना। इसके बाद ह्यूमन स्पेस एक्सप्लोरेशन, ह्यूमंस को स्पेस में पहुंचाना। हमारे यहाँ के राकेश शर्मा साहब को स्पेस में पहुंचाया गया था, हमारे यहाँ की कल्पना चावला मैडम को स्पेस में पहुंचाया गया था। तो ये बेसिक जो ह्यूमन स्पेस एक्सप्लोरेशन, और अभी हम 2021 में एक मिशन लॉन्च कर रहे हैं ह्यूमन स्पेस एक्सप्लोरेशन का, इंडिया का पहला मेडन मिशन है गगनयान के नाम से। इसके बाद 11th है डिफेंस सैटेलाइट, डिफेंस में भी इसका एप्लीकेशन है, नेविगेशन के लिए, कम्युनिकेशन के लिए हेल्प करता है, दुश्मन के लोकेशंस को आइडेंटिफाई करने के लिए यूज होता है नेविगेशन में खासकर। इसके बाद एग्रीकल्चर, भुवन पोर्टल हमने लॉन्च किया हुआ, एग्रीकल्चर में क्लाइमेट को प्रोटेक्ट करना, वाटर रिसोर्सेज को प्रोटेक्ट करना, जिसके माध्यम से हम एग्रीकल्चर में भी इसको सपोर्ट कर सकते हैं। खासकर रिमोट सेंसिंग का एग्रीकल्चर में काफी ज्यादा हेल्प है। अगर हम इन एप्लीकेशंस को अगर ध्यान दे रहे हैं तो एप्लीकेशन में कुछ एप्लीकेशन ऐसी है जो कि बेसिक एप्लीकेशन है, और बाकी एप्लीकेशन ऐसी हैं जो उनका भी अप्लाइड फॉर्म ऑफ एप्लीकेशन है, जो हम अभी के बेसिस पे ब्रीफ में डिस्कस कर रहे हैं। आगे आने वाले एक लेक्चर में हम इसको एप्लीकेशंस को टोटल डिटेल में डिस्कस करेंगे, एक एक एप्लीकेशन पे एक एक लेक्चर हमने बनाने की कोशिश की है। अब ये सब चीजें, एप्लीकेशन या ये टेक्नोलॉजी कैसे काम करती है, किस तरीके से ये पॉसिबल हो पा रहा है, इसको जानते हैं। देखिए, बेसिकली ऑल दीज थिंग्स आर पॉसिबल बिकॉज ऑफ स्पेसक्राफ्ट्स। और स्पेसक्राफ्ट्स क्या होते हैं? स्पेसक्राफ्ट्स आर सैटेलाइट्स, प्रोब्स एंड रोवर्स। सैटेलाइट जो हमारे रहते हैं, यहां पर हम सैटेलाइट जिसकी बात करें, दीज आर ऑल आर्टिफिशियल सैटेलाइट, जिसमें हम नेचुरल सैटेलाइट जैसे हमारे मून्स की बात नहीं कर रहे। प्रोब्स मतलब कि अंतरिक्ष के दूसरे प्लैनेट्स पे जो हम मिशंस भेजते हैं, 2019 प्रोब्स, मतलब ऐसा कोई भी स्पेसक्राफ्ट जो कि अंतरिक्ष के दूसरे ग्रहों के और दूसरी चीजों, हेवनली बॉडीज को एक्सप्लोर करने का काम आता है, इन्वेस्टिगेट करने का काम आता है, दैट इज नोन एज प्रोब्स। रोवर्स एक कुछ ऐसी मशीन्स हैं जो कि एक पर्टिकुलर एरिया पे लैंड करके, मूविंग मशीन होती है, वहां पर जाके मूव करती है रोबोटिक तरीके से, और वहां उस पर्टिकुलर हेवनली बॉडी की सतह की इंफॉर्मेशन हमको प्रोवाइड करती है। जैसे फॉर एग्जांपल, प्रज्ञान वाज अ रोवर ऑन द बोर्ड ऑफ चंद्रयान 2। बेसिकली चंद्रयान 2 पार्शियली फेल हो गया है क्योंकि रोवर और लैंडर वहां पर हमारा काम नहीं कर पाया। सैटेलाइट्स और इनकी डेफिनेशन यहां पर क्लियर होगी। सैटेलाइट्स का एग्जाम्पल मैं देता हूं आपको, IRNSS, जैसे नाविक हमारा इनसेट हो गया, ऐसे बहुत सारे जीसेट करके कम्युनिकेशन सैटेलाइट है, बहुत सारे ऐसे हमारे सैटेलाइट्स हैं। इसके बाद प्रोब्स में हम बात कर सकते हैं, मंगलयान, गगनयान जब जाने वाला है, उसके बाद चंद्रयान, तो ऐसे बहुत सारे प्रोब्स हैं हमारे, है ना। उसके बाद हम देख सकते हैं चंद्रयान 2 जो कि रोवर, जिसमें हमने एक रोवर प्रज्ञान का इस्तेमाल किया था। नेक्स्ट हम देखते हैं इंडियन स्पेस प्रोग्राम। इंडियन स्पेस प्रोग्राम का हिस्टोरिक व्यू देखेंगे। बेसिकली इंडियन स्पेस प्रोग्राम जो स्टार्ट हुआ था, दैट स्टार्टेड इन 1962। इंडियन नेशनल कमिटी फॉर स्पेस रिसर्च का एस्टैब्लिशमेंट हुआ था अंडर डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी विद डॉक्टर विक्रम साराभाई एज चेयरमैन, डॉक्टर विक्रम साराभाई की अध्यक्षता में, इसीलिए हम डॉक्टर विक्रम साराभाई को फादर ऑफ इंडियन स्पेस प्रोग्राम भी बोलते हैं। 1963 में हमने हमारा पहला जो रॉकेट है उसको लॉन्च किया। रॉकेट जो है वो यूएसए द्वारा बनाया गया था, लेकिन इंडिया के थुम्बा सेंटर से उसको लॉन्च किया गया था। इसके बाद 15 अगस्त 1969 एक वाटरशेड इवेंट, एक हिस्टोरिक इवेंट है, जब स्टैब्लिशमेंट ऑफ इसरो, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन का स्टैब्लिशमेंट किया गया। इसके बाद फर्स्ट इंडिजिनस सैटेलाइट जो भारत ने बनाया, दैट सैटेलाइट वाज मेड
बाय इंडिया इन द नेम ऑफ आर्यभट्टा के नाम से बनाया गया और उसको यूएसएसआर के कॉस्मोस लॉन्च व्हीकल के द्वारा लॉन्च किया गया। देखिए सैटेलाइट बनाना आसान है, उसको लॉन्च करना एक बहुत बड़ा मुश्किल काम है। सैटेलाइट बनाना भी दो वेरी कॉम्प्लेक्स वर्क, लेकिन उसको लॉन्च करके उस पर्टिकुलर ऑर्बिट में सेट करना इज मच मोर डिफिकल्ट वर्क देन मेकिंग इट। जैसे हमारा जो अभी चंद्रयान 2 मिशन फेल हुआ, दैट ऑल्सो फेल्ड इन लॉन्चिंग एंड मेकिंग इट एग्जिस्ट, लैंडिंग इट ऑन मून। तो ये बड़ा एक डिफिकल्ट टास्क होता है, इसलिए यूएसएसआर की मदद से, कॉस्मोस लॉन्च व्हीकल की मदद से हमने हमारा पहला सैटेलाइट आर्यभट्टा जो कि साइंटिफिक पर्पस के लिए था उसको लॉन्च किया। नेक्स्ट 1980 हमने हमारा पहला इंडिजिनस लॉन्च व्हीकल बनाया। सिंपल लॉन्च व्हीकल था, स्पेस लॉन्च व्हीकल 3 के नाम से, और पहला ऐसा लॉन्च व्हीकल हमने बनाया हम इंडिजिनसली मेड इंडिया के लिए, और इसी के साथ इंडिया जो है 6 मेंबर्ड स्पेस क्लब का एक सदस्य बन गया। नेक्स्ट हम देखेंगे कुछ और हिस्टोरिक इवेंट्स, जैसे कि 1984 3 अप्रैल राकेश शर्मा बिकेम द फर्स्ट इंडियन टू गो इनटू स्पेस ऑन बोर्ड ऑफ यूएसएसआर सोयूज T2 विमान के साथ में, सोयूज T2 रॉकेट के साथ में राकेश शर्मा पहले व्यक्ति भारतीय बने जो कि स्पेस में गए। इसके बाद 2003 में कल्पना चावला वेंट टू स्पेस। 2008 22 अक्टूबर को हमने चंद्रयान 1 लॉन्च किया। 5 नवंबर मंगलयान लॉन्च किया 2013 में, जो कि 24 सितंबर को अपने ऑर्बिट में इंसर्ट हुआ। 22 जुलाई चंद्रयान 2 वाज लॉन्च व्हिच अनफॉर्चुनेटली पार्शियली फेल्ड इन 2019 22 जुलाई। तो ये कुछ फैक्ट्स हैं, कुछ मेजर हिस्टोरिक इवेंट्स हैं जो कि इंडियन स्पेस प्रोग्राम से जुड़े हुए हैं। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस लेक्चर। You can follow us on Sculpt Academy, Facebook Sculpt Academy, on Instagram Sculpt Academy, on YouTube. You can also follow us on Telegram. Link has already been embedded in the Telegram in the description box. Next lecture का हमारा जो टॉपिक होने वाला है that is space orbits. जियोसिंक्रोनस ऑर्बिट क्या है, जियो स्टेशनरी ऑर्बिट क्या है, सन सिंक्रोनस ऑर्बिट क्या है, और भी दूसरे प्रकार के ऑर्बिट्स क्या होते हैं, वो किस तरीके से उनमें सैटेलाइट्स किस पर्पस के लिए यूज होते हैं सैटेलाइट ये ऑर्बिट्स, इन सब के ऊपर हम चर्चा करेंगे। You can please like, share and subscribe the channel for future such benefits, future lectures. Till then, stay home, stay safe, study online. Thank you.